हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखो इधर क्या लिख रहा हूं मैं। क्या लिखा? वेक्टर। तो क्या होता है वेक्टर, बात करेंगे इसी टॉपिक पर आज हम लोग। तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुने आप लोग। देखो क्या लिख रहा हूं मैं। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोले तो फिजिकल मतलब भौतिक, और क्वांटिटी मतलब राशि। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यही ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला क्वांटिटी वो क्या होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, ये सारा क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। टेम्परेचर, मास। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलता है ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिखेंगे ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। मेजर किया जा सकता है। नहीं ना, ऐसे समझो, अंग्रेजी में समझना है। द क्वांटिटी which can be measured, the quantity which can be measured is called physical quantity। जैसे नंबर 1 में क्वेश्चन है नंबर 1, इज नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड, इज नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड, इज नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड बी ए फिजिकल क्वांटिटी। ये सवाल है पहला। इज नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड बी ए फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा सवाल है, इज नंबर ऑफ पेजेज इन योर कॉपी, इज नंबर ऑफ पेजेज इन योर कॉपी बी ए फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा सवाल उठता है, इज नंबर ऑफ कॉइन्स इन योर पॉकेट, इज नंबर ऑफ कॉइन्स इन योर पॉकेट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। बहुत अच्छा सवाल है कि नहीं। तो क्या डिफिनेशन था कि ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड फिजिकल क्वांटिटी होगा? नहीं, क्योंकि गिन नहीं सकते हैं। अच्छा, ओके। नंबर ऑफ पेजेज इन योर कॉपी, ये क्या होगा? ये हो जाएगा ना। अच्छा, ये वाला नंबर ऑफ कॉइन्स इन योर पॉकेट। अच्छा, तो देखो तीनों का आंसर होगा, अच्छा तीनों का आंसर होगा नो। क्यों? तीनों का आंसर क्या होगा? तीनों का आंसर होगा नो, बिकॉज BECAUS, बिकॉज इट कैन नॉट बी, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड। अरे ये काउंट करने का चीज है ना, ये नंबर जहां आ गया ना, जहां नंबर आ गया ना वहां काउंट करने की बात होती है। तो नो बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी काउंटेड। इसको काउंट किया जा सकता है, मेजर करने का फंडा नहीं है। जैसे कि इज नंबर ऑफ, चौथा, इज हैप्पीनेस बी ए फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम्हारा दिमाग काम कर सकता है ना। इज हैप्पीनेस बी ए फिजिकल क्वांटिटी।
थोड़ा अकल भिड़ाओ, क्या हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी होगा? यानी हैप्पीनेस को मेजर कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। नहीं, कोई तो डिवाइस नहीं है जिससे हैप्पीनेस को मेजर किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? नो, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर, इट कैन बी एक्सपीरियंस। देखो फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, नहीं हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इस तरह का क्वांटिटी हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं। ये इस तरह का क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में? यानी वो वाला क्वांटिटी जिसको कि मेजर किया जाता है, काउंट किया हुआ करने की बात मैं नहीं बोल रहा हूं मैं, वो वाला क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, वो वाला क्वांटिटी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? आगे बढ़ जाता हूं। यानी टाइम हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, इस तरह का बहुत सारा चीज़ें, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, ये सारा क्वांटिटी होगा फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? यस। मैं डालता हूं इसको, देखो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक हो जाएगा स्केलर या स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हो जाएगा वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होगा, एक को बोलेंगे स्केलर और दूसरे को बोलेंगे वेक्टर। एक और होता है, उसको पढ़ना नहीं है, वो है टेंसर, तो उसका बात ही नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी दो ही तरह का होता है, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर। क्लियर है? यस। तो हम लोग बात करते हैं बारी बारी से, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ मैं। जैसे मैं बोलूँ कि इसका मास कितना है, तुम्हारा मास कितना है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे बोलते हो 50 kg, कितना तुम्हारा वजन? 60, 70, अच्छा जो भी है 50 kg मान लेते हैं। तो ऐसा कभी बोलते हो 50 kg ड्यू नॉर्थ, 50 kg नॉर्थ की तरफ तुम्हारा मास है, ऐसा बोलते हो क्या? ऐसा बोलते हो 50 kg ड्यू ईस्ट, 50 kg ड्यू अप, यानी 50 kg पूरब की तरफ, 50 kg पश्चिम की तरफ, नहीं बोलते हो ना। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल देते हैं तो पूरा मास के बारे में समझ आ जाती है। जैसे बोलते हैं कि अभी टाइम कितना हो रहा है, तो जैसे बोलते हैं हम लोग अभी 4 बज रहे हैं, तो ऐसा कभी बोलते हैं 4 बजे 4 PM ड्यू ईस्ट, नहीं ना। 4 PM ड्यू वेस्ट, नहीं ना। ओके, तो बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे तो उसका अर्थ पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, फुल्ली कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा। वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। लेकिन बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा होता है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे तो पूरा अर्थ क्लियर नहीं होगा। जैसे बोलते हैं एक बॉडी पर फोर्स लगाए 10 न्यूटन का, तो क्या होगा? जैसे ये बॉडी है, इसका 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, देखो इधर की तरफ लगाएंगे तो अलग बात हो जाएगी, इधर की तरफ लगाएंगे तो अलग बात हो जाएगी। यानी डायरेक्शन को मेंशन करना ज़रूरी है यहाँ पर। नहीं, जैसे बोलेंगे यहाँ से 10 मीटर जाओगे, यहाँ से अगर 10 मीटर चलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ पहुँच जाएंगे। जब तक इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। यानी बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे देंगे तो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, यानी उसका मतलब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर, तो क्या लिखेंगे?
लिखेंगे द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब राशि, द क्वांटिटी which has only magnitude, द क्वांटिटी which has only magnitude, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। जैसे टेम्परेचर है तो क्या ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि 60 डिग्री टेम्परेचर उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो इस तरह की बातें नहीं करते हैं ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे कि मास हो गया, है कि नहीं, डिस्टेंस हो गया, एग्जाम्पल हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और भी बहुत तरह का क्वांटिटी है जिसके बारे में पढ़ते चलेंगे और समझ में आते चलेगा। तो ये हो गया स्केलर। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्वांटिटी हम लोग वेक्टर की बात करेंगे। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिए तो स्केलर हो गया, लेकिन वेक्टर क्या होता है अभी तो तुरंत बताए, क्या होता है, द क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब राशि, द क्वांटिटी व्हिच हैज, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी व्हिच हैज, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, नंबर 2 में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, नंबर 3 में क्या लिखेंगे, नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। फॉलोज का मतलब होता है पालन करना, फॉलोज का मतलब पालन करना। अब रूल मतलब नियम, एडिशन मतलब जोड़। इसका मतलब हुआ कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, और ऐसा क्वांटिटी जिसमें जो कि वेक्टर के जोड़ने के नियम को पालन करे, तीनों का होना जरूरी है, तब जाके वो वेक्टर होगा। यानी यह कहने का मतलब है कि सिर्फ ये दोनों हो जाएगा तो क्या वेक्टर होगा, वेक्टर को जोड़ने का नियम होता है कुछ। नियम कैसे होता है, एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि इधर लगा है 5 न्यूटन, इधर लगा है 5 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ऑब्वियसली 10 न्यूटन होगा। ओके, जैसे कि ये बॉडी है और इस पर एक फोर्स लगा है इधर की तरफ 5 न्यूटन और एक फोर्स इधर लगा है 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, लगता है कि 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जरूर कोई बात है जोड़ने वाली, जरूर कोई जोड़ने वाली बात है। यानी यहाँ जोड़ते हैं तो 10 बना देते हो, और यहाँ बोलते हो तो बोलते हो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके जोड़ने का कोई नियम कानून है। सीधे सीधे 5 5 10 नहीं होता है, 0 भी हो सकता है और 5 5 10 भी हो सकता है, इसके बीच में भी कुछ हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो 5 न्यूटन हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी हो, इधर है वो भी हो, और तीसरा है कि जोड़ने का जो नियम है ना वेक्टर को, उसको भी पालन करना चाहिए। क्लियर है बात, यानी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और लॉज ऑफ वेक्टर जो है ना एडिशन का, उसको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे देखते हैं। हम लोग वेक्टर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगला सवाल है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे। दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मैं NOTATION, नोटेशन ऑफ वेक्टर, और इधर मैं लिखता हूं मैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इधर है नोटेशन ऑफ वेक्टर, इधर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दोनों को ठीक ठीक समझना है, ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। मैं एक सवाल देता हूं ना, सवाल से तुमको कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन है, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन यहाँ। क्वेश्चन है which of the following represent a वेक्टर। नंबर 1 में ये, नंबर बी में ये, नंबर सी में ये, नंबर डी में ये। कौन है इसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, अब सवाल कभी कभी क्या होता है ना, सवाल ही सवाल को काटता है। जैसे ना, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहीर जहीर को काटता है। अब हो सकता एक दिन तुमको कुत्ता काटे तो इस सवाल सवाल को काटेगा ना। एक दिन तुमको कुत्ता काटे मतलब, यस, गुड। नहीं यार, देखो ध्यान से, एक और सवाल देखो, और मजा आएगा तुमको। which of the following denote a vector? ए नंबर ऑप्शन में ये वेक्टर को डिनोट करता है, ओके। ये वेक्टर को डिनोट करता है, ओके। ये वेक्टर को डिनोट करता है, ये भी ओके। और ये वेक्टर को डिनोट करता है। तो बताना है कि दोनों का सूटेबल जवाब दो, कौन सा होगा। मजा आ रहा है ना, कितना बेहतरीन कौन प्रॉब्लम है, देखो ना। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि दो बात होती है और इसी में कन्फ्यूजन है। तो देखता हूं नोटेशन क्या होता है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हो। तो कहता है किसी भी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो से, ये क्या है? ARROW। इस एरो का, इसको हम लोग बोलेंगे टेल और इसको बोलेंगे हेड, या इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, या इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और इसको बोलेंगे इनिशियल, ये हुआ, और ये हुआ फाइनल। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, और ये इसको टर्मिनस पॉइंट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। बड़ा अच्छा से देखो, ध्यान से कहता है ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रदर्शित करना। रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित करना, और नोटेशन का मतलब सूचित करना। तो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ARROW। देख रहे हो ना, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अब इसमें दो बात है। जैसे ये एरो है ना, जैसे ये एरो है, देखो, तो एरो में एरो का लंबाई भी होगा, ओके। एरो का लंबाई होगा और एरो में डायरेक्शन भी होगा। तो कहता है, तो इसमें ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा? लेंथ ऑफ एरो, एरो का जो लंबाई है वो बताएगा। लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा? गिब्स मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो क्या देगा? क्या देगा? लेंथ ऑफ एरो देगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस बात का कैसे पता चलेगा? यस, इसकी लंबाई से पता करेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन, तो बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ एरो जो होगा,
क्या देगा? गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यानी फिर से समझ लेते हैं, एक वेक्टर को दे दीजिए, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, और उस एरो का जो लंबाई होगा, उस एरो का जो लंबाई होगा वो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। एरो की लंबाई क्या बताएगा? ये एरो का जो लंबाई है वो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड को। और एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या था? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। अब आ गया नोटेशन की बात। तो कहता है कि किसी भी वेक्टर को डिनोट करेंगे, जानते हो किससे? इंग्लिश लेटर्स। नोटेशन का मतलब समझते हो? जैसे कि जैसे तुम्हारा कुछ नाम है, बहुत बच्चे का तरह ना, सोहन, मोहन, रामू, पिंटू, ये क्या चीज़ है? यानी तुरंत समझ जाते हो कि ये किसी लड़का का नाम है? नहीं। जैसे राखी, पिंकी, सोनी, मोनी, क्या होता है? तुरंत समझ जाते हैं, अच्छा ये किसी लड़की का नाम है। तो नाम से ही अगर, अच्छा बोलो, दुनिया में अगर नोटेशन ही ना हो, नाम ही ना हो किसी का, तो कितना मज़ा आता। इधर से फ़ोन करते, हेलो कौन बोल रहे हो, तो उधर से जवाब ही नहीं होता। जैसे इसका नाम अगर नहीं दिया जाता, क्या है, तो बोलते कि लेके आओ। क्या लेके आओ भाई? तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस दुनिया में नाम ना होता तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। इसीलिए लगता है कि नोटेशन का भी ज़रूरत पड़ गया। और दूसरा बात है कि सेंसफुल होना चाहिए। अच्छा देखो, कोई लड़का है, उसका नाम रख दो पिंकी, तो क्या होगा ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा कोई लड़की है, उसका नाम रख दो मोहन, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब हुआ कि नोटेशन का भी एक सलीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक वे होता है। तो इसका मतलब उसको ध्यान रखना है। तो वेक्टर को डिनोट करने का स्पेसिफिक रूल है, वो है इंग्लिश लेटर एरो ओवर इट। यानी एक वेक्टर को डिनोट करेंगे इंग्लिश लेटर से एरो ओवर इट, या इंग्लिश लेटर बार ओवर इट, या बोल्ड इंग्लिश लेटर। बोल्ड इंग्लिश लेटर को क्या कर देना है? बोल्ड कर देना है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो क्या ऐसे लिखोगे? ऐसे 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 लिखना है क्या? मजाक कर रहा हो ना? तुम भी समझ गए कि मजाक हो रहा है। इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। यानी इंग्लिश लेटर का इस्तेमाल करना है, ऊपर में एरो देके तो लिखेंगे ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन इंग्लिश लेटर एरो ओवर इट। बड़ा अच्छा है, देखो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इज डिनोटेड, a vector is denoted denoted मतलब सूचित करना। a vector is denoted by an English letter, उसके बाद क्या है? एरो ओवर इट, ऊपर में एरो देके। या लिख सकते हो बार ओवर इट, या क्या लिखेंगे? या क्या? बोल्ड इंग्लिश लेटर। ये बात क्लियर हो गया? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, वेक्टर को डिनोट करेंगे इंग्लिश लेटर एरो ओवर इट, या इंग्लिश लेटर बार ओवर इट, या बोल्ड इंग्लिश लेटर। यानी रिप्रेजेंट करना और डिनोट करना दोनों अंतर है। जैसे इसका नाम दे सकते हो, इसका नाम है ए मान लेते हैं,
आया समझ में? इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वेक्टर? वेक्टर को रिप्रेजेंट कौन करता है? यस, ये करता है रिप्रेजेंट। और वेक्टर को डिनोट कौन कर सकता है? ये, यानी ये डिनोट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है? तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ से फिजिक्स को समझने में बहुत मदद करता है। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको समझ में ही नहीं आता है कि वेक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे। तो उन पर बात मैं करता हूँ, मिटा देता हूँ इधर। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक एरो है और इसका नाम है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन समझो। जैसे इसका अगर एम है और इसको एन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम एन वेक्टर बोलेंगे। सही है। और अगर इधर ए है इधर बी है तो इसको क्या बोलेंगे? ए बी, और ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए बी, ए से शुरू हुआ और बी पर गया तो ए बी लिखना है और इसको इधर रखना है, इसको ध्यान रखना है। जैसे ऐसे मान लेते हैं, जैसे इस तरह से हम मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं पी है इधर, देखो क्यू है तो इसको क्या बोलेंगे? पी क्यू, ऐसे ऐसे बोलेंगे? हरगिज नहीं, इसको क्या बोलेंगे? पी क्यू। लेफ्ट से राइट देना है। क्लियर है? जैसे जैसे इसको मान लेते हैं आर है और इधर एस है तो क्या बोलेंगे? आर एस वेक्टर। इसी को ए बी सी डी बोल सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसको क्या करेंगे। देखो एक मिनट, थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ, आराम से धैर्य से पढ़ो। तो मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे और डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, यही देखना है ना। देखो क्या होता है वेक्टर में, क्या क्या बात होती है, जरा ध्यान से देखो। वेक्टर में क्या क्या होती है? वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तीसरा तो उसका गुण है ना। तो देखो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है तो इसका लंबाई होगा ना, नाम भी देता हूं कुछ, मैं ए नाम देता हूं, ए। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का जो लंबाई होगा वो लंबाई क्या बताएगा? वेक्टर ए का जो लंबाई होगा वो बताएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण होता है। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बोले? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कह दे? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कर दें? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कर दें? ओ, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ एरो। डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो। जैसे मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलूं तो क्या समझना है? मुझको समझना है, यस, लेंथ ऑफ ए समझना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोले तो लेंथ ऑफ ए। और लेंथ ऑफ ए को कैसे समझना? ऐसे दे देना है और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे देना है। और इसको या तो ऐसे कर दो या नहीं तो ऐसे कर दो, एक ही बात होगी। और डायरेक्शन तो देख ही रहे हो, जिधर एरो का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो अगला स्टेप में जाते हैं। देखो अगला स्टेप में जाते हैं। देखो
जैसे मान लेते हैं इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, और इधर एक वेक्टर दिया 5 मीटर लंबा और इसका नाम दिया ए। तो ए को क्या कहेंगे? ए को क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैग्नीट्यूड हुआ 5 मीटर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना है ना, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर है? हाँ, लिखेंगे ड्यू ईस्ट, यानी मैग्नीट्यूड हुआ 5 मीटर और डायरेक्शन हुआ ईस्ट की तरफ, तो लिखेंगे 5 मीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू मतलब जानते हो क्या होता है? ड्यू मतलब होता है के तरफ। ड्यू मतलब के तरफ, यानी पूरब के तरफ। एक अंग्रेजी सीख लो, जैसे जैसे लिखेगा ड्यू टू, एक होता है ड्यू, एक होता है टुवार्ड्स। ड्यू टू मतलब होता है कारण, ड्यू मतलब होता है के तरफ, और टुवार्ड्स मतलब के ओर या के तरफ। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अच्छा देखो ऐसे रहता, देखो देखो इसका लंबाई बराबर है और ये बी है और ये भी 5 मीटर है मान लेते, तो बी को यहाँ क्या पढ़ेंगे? बी को बोलेंगे 5 मीटर ड्यू वेस्ट, 5 मीटर वेस्ट की तरफ बोले। तब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या बोलेंगे। ये भी मान लेते हैं 5 मीटर और ये है सी, तो सी को क्या पढ़ेंगे? सी को पढ़ेंगे 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग देता हूं, नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। वीडियो पॉज करके लिख लेना है ठीक से, और जब पढ़ाई करने बैठोगे तो पेन पेपर लेके बैठोगे। यस, देखो क्या बेहतरीन बात होने वाला है। तुमसे ये सवाल है, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। इधर मान लेते हैं ईस्ट है और इधर मान लेते हैं वेस्ट है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ओके, तो बताना है कि ये एक वेक्टर मैंने दिया ए और ये मान लेते हैं 7 मीटर और ये दिया 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि ए बराबर क्या लिखेंगे, ए का नाम क्या देंगे, क्या बोलेंगे ए बराबर? सोच के बताओ। क्या देंगे ए का मान, क्या लिखेंगे? तो देखो ए में थोड़ा सा और तुमको मदद कर देता हूं, बोला ना कभी कभी सवाल को मदद कर देता है, तो ये सवाल तुमको मदद करेगा इसे बनाने में। तो देखो कैसे होगा। तो इधर मान लेते हैं दूसरा वेक्टर दे दिया, ये भी मान लेते हैं 7 मीटर और इसका नाम है बी। ओके, ये है बी और ये भी है 30 डिग्री सपोज। तो देखो अब दोनों में क्या अंतर हुआ, ए और बी में अंतर ये हुआ कि ए जो है ना, ए का सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसका भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ए बराबर है 7 मीटर मैग्नीट्यूड में हुआ, और क्या लिखना है? और लिखना है डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? तो 7 मीटर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में
पूरब के दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये भी पूरब के दिशा से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है। लेकिन ये वेक्टर पूरब से 30 डिग्री बना रहा है, नॉर्थ तरफ जाएंगे तब, और ये पूरब से 30 डिग्री का कोण बना रहा है साउथ तरफ जाएंगे तब। इसलिए इसको लिखेंगे 7 मीटर ड्यू, ड्यू मतलब के तरफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फ्रॉम ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, या ऐसे भी चलेगा। 7 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। तो ये ऑफ छोटा सा लगता है, इसलिए ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको ऐसे कर दो, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री जाएंगे 7 मीटर, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री जाएंगे 7 मीटर, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। तब तो इसको तुरंत बना दोगे तुम। बोलो क्या होगा, तुम बनाओ। हाँ, क्या बोलना है, 7 मीटर, बोलो बोलो, ड्यू, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद ये साउथ ऑफ यस ईस्ट, यानी 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बढ़िया समझ में आ रहा है ना। हाँ। अच्छा, तीसरा नंबर देता हूं मैं, देखो मुझे लगता है कि दिख रहा है यहाँ, इसी को मिटा देता हूं, मिटा देता हूं। और बताना है इस बार, पता चलेगा कि कितना सीखे हो, इसका आंसर से पता चल जाएगा। देखो 2 नंबर, ये हुआ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, अब देखो मान लेते हैं ये वाला है इधर से 60 डिग्री बनाया, और ये मान लेते हैं 7 मीटर, और दूसरा हम यहाँ से बनाते हैं 80 डिग्री। देखो 7 मीटर इतना बड़ा है, ये थोड़ा ये लग रहा है कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 मीटर जैसा लग रहा है ना। इसको दिए ए नाम और इसको दिए बी नाम, तो ए और बी का मान बताओ। ए को क्या लिखेंगे और बी को क्या लिखेंगे, ये बताना है आपको। ए को क्या लिखेंगे और बी को क्या लिखेंगे। ए को लिखेंगे, देखने दो पहले दिखता है कि नहीं। यस, दिख रहा है कैमरा में। तो ए बराबर लिखेंगे 7 मीटर, बच्चों क्या लिखेंगे, 7 मीटर मैग्नीट्यूड में, और ड्यू 7 मीटर ड्यू किधर, बोलो 7 मीटर ड्यू, यस 60 डिग्री, 7 मीटर ड्यू 60 डिग्री, पहले आना इधर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 7 मीटर ड्यू 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे 60 डिग्री 7 मीटर में। देखो इसका ये डंटा बड़ा था, ये डंटा छोटा है, तो मैं बताए थे ना कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड बताता है लेंथ को, तो ये अगर 7 मीटर है तो 4 मीटर उससे छोटा होगा ना, इसलिए छोटा बनाया गया। इसको ध्यान रखना, ये भी मेंशन करने की बात है। तो क्या लिखेंगे इसको, यस बोलो बोलो बोलो, 4 मीटर ड्यू, यस 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 80 डिग्री ईस्ट ऑफ यस साउथ, यानी साउथ से ईस्ट जाएंगे 80 डिग्री, तो ये आंसर मिल जाएगा। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। तुम इसका नाम बताओगे इस बार, ठीक है, ये तुमको अभी बताना है। ये मैं जस्ट तुमको, ये HW है, जो बच्चा पढ़ रहे हो YouTube पर वीडियो लेक्चर, उसको
इसका आंसर बना के भेजना है। नहीं बनाओगे तो यूं ही छूट जाएगा। तो देखो अभी क्या देख रहा हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि गलत तुम बना नहीं पाओगे। चैलेंज है, चैलेंज। अगर बना सकते हो तो देखो, ये रहा ए और ये रहा 5 मीटर सपोज, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री। ओके, चल ये रहा, ये भी मान लेते हैं 5 मीटर है, और ये मान लेते हैं 70 डिग्री है, और इसका नाम है बी। ओके, और ये रहा 37 डिग्री, ये हो गया 5 मीटर, और ये हो गया सी। तुमको बताना है कि ए क्या होगा, ओके, बी क्या होगा, ओके, सी क्या होगा, ओके। ये बना के दिखाना है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम क्या उम्मीद है, देख भेजो तो बताएंगे, तुम व्हाट्सएप पर भेजोगे। बता दूं क्या, बता दूं? नहीं बताओ ना, तो पूरा उम्मीद है कि बना नहीं पाओगे, है ना। छोड़ देता हूं तुम्हारे लिए। 4 नंबर का देखो, 4 नंबर, चौथा नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं हम लोग। चाय हो गई, हाँ ठंडी, चाय हो गई ठंडी, तो एक ही बार में पी जाता हूं मैं। देखो यहां लिखता हूं मैं, ये मान लेते हैं एक वेक्टर है, नाम है ए सपोज, और ये 45 डिग्री है। सपोज ए है वेक्टर ए, तो बताना है कि क्या होगा वेक्टर ए। बताओ क्या होगा वेक्टर ए। इसको लिखेंगे, अच्छा मैग्नीट्यूड भी देखता हूं मैंने, तो इसको लिखेंगे 5 मीटर ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, चलेगा? यस। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, देखो इधरों से 45 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर ड्यू 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और सबसे मजेदार बात है कि ईस्ट और नॉर्थ से दोनों बराबर एंगल बना रहा है ना, तो बराबर बना रहा है तो इसका तो कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए लिखने में, है कि नहीं? तो एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? तो इसको हम लोग बोलते हैं 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 5 मीटर ड्यू ईस्ट नॉर्थ। जैसे इसको क्या बोलेंगे अब तुरंत बता दोगे जवाब। ये भी 45 है और ये भी 45 है, और मान लेते हैं ये है बी नंबर, और ये भी है 5 मीटर, तो बी बराबर क्या लिखेंगे 5 मीटर ड्यू, इधर ईस्ट है और इधर साउथ है, तो क्या लिख देंगे 5 मीटर ड्यू, यस ईस्ट साउथ, या लिख देंगे 5 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट। क्लियर है? ओके, इसका जवाब मिला क्या? नहीं ढूंढ पाए? ढूंढ के देखो, ढूंढ सकते हो कि नहीं, ढूंढ के देखो जल्दी। इसको मिटा देता हूं मैं। और भी देखो, और भी। अरे प्रैक्टिस से ना परफेक्शन आएगा, तो इसको मैं बता देता हूं, दूसरा होमवर्क दूंगा, ठीक है? क्या लिखे थे? ए बराबर 5 मीटर हुआ मैग्नीट्यूड ड्यू 60 डिग्री, उसके बाद तो गड़बड़ हो गया होगा, नहीं उसके बाद गड़बड़ हो गया होगा,
क्या गड़बड़ हो गया, क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अच्छा देखो, इधर के दिशा को कौन सा दिशा बोलते हैं, ईस्ट, इधर हुआ ईस्ट, इधर की दिशा को नॉर्थ, तो इधर की दिशा को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ही ना बोलेंगे, यानी इधर, इधर नॉर्थ नहीं ना है, नॉर्थ तो इधर है, इधर ऐसे ऐसे नॉर्थ है। अच्छा देखो, यहाँ से इधर अगर नॉर्थ होगा तो थोड़ा इधर आ जाएंगे तो इधर क्या होगा, थोड़ा उधर चले जाएंगे इधर क्या होगा, नॉर्थ ही होगा ना। यस, इधर नॉर्थ होगा तो इधर भी नॉर्थ होगा, इधर भी नॉर्थ होगा, समझे। अच्छा देखो, यहाँ से इधर अगर ईस्ट है तो यहाँ से इधर क्या होगा, यहाँ से इधर भी ईस्ट ही होगा, यही बात है। यहाँ से इधर अगर वेस्ट है तो यहाँ से भी इधर वेस्ट ही होगा ना, यहाँ से इधर बैठेंगे तो वेस्ट होगा, तो यहाँ से इधर भी बैठोगे तो वेस्ट होगा ना। यस, तो ये जो इधर वेस्ट हो गया, इधर हो गया नॉर्थ। आप देखो कितना आसान हो गया, ये 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये गलती होने वाला होगा, अपने से बनाया होगा। तो बी नंबर क्या लिखेंगे, बी नंबर इज वेरी सिंपल, 5 मीटर ड्यू 70 डिग्री, 5 मीटर ड्यू 70 डिग्री किधर, इधर नॉर्थ है ना, 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 70 डिग्री जाएंगे तो हो जाएगा। ओके, तो सी बराबर मुझे पता है कि बना लोगे, है कि नहीं। सी बराबर क्या होगा, सी बराबर भी होगा 5 मीटर ड्यू 37 डिग्री, 5 मीटर ड्यू 37 डिग्री, इधर ईस्ट ना होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी 5 मीटर ड्यू 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब ये वाला होमवर्क देता हूं मैं तुमको ना, ये देखो होमवर्क थोड़ा सा बदल देता हूं ना, होमवर्क बदल देता हूं। ये मान लेते हैं ईस्ट है और इधर है नॉर्थ, तो बदल देता हूं मैं, ये मान लेते हैं 20 डिग्री है और ये मान लेते हैं 5 मीटर है, ओके। और ये मान लेते हैं 8 मीटर है और ये मान लेते हैं 37 डिग्री, और ये मान लेते हैं 6 मीटर है और ये मान लेते हैं 30 डिग्री, और ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये भी मान लेते हैं 6 मीटर। इसको नाम देता हूं मैं ए, ओके, इसको नाम देता हूं मैं बी, इसको नाम देता हूं मैं सी, और इसको नाम देता हूं डी, और आप बना के भेजोगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि अब बना लोगे तुम, पक्का ना। तो आगे बढ़ जाता हूं मैं, बढ़ जाता हूं आगे ना, ओके, बढ़ जाता हूं आगे। होमवर्क बनाना अनिवार्य है। अब हम लोग एक स्पेशल टाइप का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन करेंगे जब वेक्टर लाई करेगा एक्स वाई प्लेन में। मिटा देता हूं इसको। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अब लिखा है व्हेन वेक्टर लाई इन एक्स वाई प्लेन। इससे पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट में कर रहे थे ना, तो जब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं, ओके। जैसे देखो क्या बोलेंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये वेक्टर है 6 मीटर और ये है 60 डिग्री और इसका नाम है ए, ओके। और ये वेक्टर है बी
और ये भी है 60 डिग्री और ये भी है 6 मीटर। तो दोनों के बारे में बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। अब फंस जाओगे बच्चों। जब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही आज का कॉन्सेप्ट है। ये समझना। बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है। इसको क्या लिखेंगे? देखो हर चीज का एक रूल बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक रूल मैं समझाता हूँ। रूल मतलब नियम नहीं होता। ट्रैफिक का नियम होता है, हर चीज का नियम, सरकार का एक नियम होता है, हर चीज का एक नियम होता है। तो क्या लगता है इसके भी तो कुछ नियम होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे बोला था साइंस एक सिस्टमेटिक चीज होता है, तो इसका मतलब जरूर कुछ बात है लिखने का स्टाइल में। तो कहता है जब when vector lie in xy plane, when vector lie in xy plane, ओके। जब वेक्टर xy प्लेन में लाई करेगा, इसका क्या नाम दोगे? पता चल रहा है कि नहीं क्या नाम दोगे? ऐसे देखो क्या, 6 मीटर ड्यू। अब उसके बाद क्या लिख दोगे? 60 डिग्री। अब पता नहीं चल रहा है ना क्या देंगे? बहुत तरह का ड्यू 60 डिग्री वाई ऑफ एक्स, ऐसे बोलना चाह रहे हो क्या? ये सब गलत बात है, ऐसे नहीं लिखना है। तो क्या टेक्निक है वो देखो, वही दिखा रहा हूं मैं। रूल गोल्डन रूल है। कौन सा रूल है? गोल्डन रूल है। गोल्डन मतलब कीमती है। व्हेन वेक्टर लाइन एक्स वाई प्लेन देन एंगल इज always taken, then angle is always taken with positive x axis in anti clockwise sense। गेट लगा दो, गेट। यानी जब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा, जब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा तो एंगल हमेशा मेजर करेंगे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज में। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हेन वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एंड वाई, व्हेन वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन then angle is always measured with positive x axis in anti clockwise sense। इसलिए डायरेक्ट में लिख देता हूं मैं, इसलिए डायरेक्ट एक को लिखेंगे 6 मीटर ड्यू 60 डिग्री, ऐसे लिखेंगे 6 मीटर ड्यू 60 डिग्री, और सीधा सीधी लिख देना विथ एक्स एक्सिस। इसमें पॉजिटिव निगेटिव लगाने का इंस्टॉल है इसके अंदर। इंस्टॉल मतलब समझना है ना, इसका मतलब इसके अंदर ये इंस्टॉल है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या लिखेंगे? ये इधर से कभी मत लेना। क्या क्या बताए थे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला एंगल लेना है ना। तो ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ओके 300। तो लिखेंगे 6 मीटर ड्यू 300 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 300 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक क्वेश्चन और रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो कुछ कुछ सवाल दिखा रहा हूं मैं, ये देखो। रिप्रेजेंट दी वेक्टर ए नंबर में 4 मीटर ड्यू 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। बी नंबर में 4 मीटर ड्यू 143 डिग्री विथ
एक्स एक्सिस। तीसरा में देखना रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन देखो इस पर। तीसरा में c इज इक्वल टू 10 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 10 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डी नंबर में 5 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और ई नंबर में 2.5 मीटर ड्यू 27 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये रहा हाँ आज का HW। अगर इसको तुम बना के आ जाते हो तो ये समझा जाएगा कि तुम सिंसियर बच्चे हो, तुम सीखना चाहते हो। और एक बात ये कहना, वर्क ऑलवेज वर्क, मतलब जो काम करते हैं ना वो काम करता है हमेशा। यानी जैसे समुद्र का एक बूंद का कोई औकात नहीं होता है, लेकिन एक एक बूंद को जमा कर दोगे तो क्या होता है, समंदर बन जाता है। यानी एक एक बूंद सैलाब पैदा कर सकता है, लेकिन एक बूंद का इफेक्ट क्या होगा, एक बूंद का इफेक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक बूंद को अगर डालते जाएंगे तो सैलाब बन जाती है। तो समझ गया बात, छोटा छोटा एफर्ट सैलाब बना दोगे तुम। बहुत बड़े बड़े कंपटीशन, IIT हो, मेडिकल हो, बोर्ड हो, समझना तो छोटी बात है ना, स्मार्ट बन सकते हो। तो समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्मार्ट बनना इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी सवाल को बना दें, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस एक ऐसी बात होती है जो साधारण से साधारण बच्चे को असाधारण बना देता है। बहुत सारे बच्चे देखा हूँ मैं, बहुत ऑर्डिनरी होते हुए भी प्रैक्टिस के बल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला काम कर देता है। तो आज के लिए तुझे बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि तू बनाओगे ज़रूर। सही गलत वो बात की बात है, जो लड़ेगा वही गिरेगा, जो लड़ा ही नहीं वो गिरना और हारने की बात कहाँ से आएगी। बेस्ट ऑफ लक।